तो दोस्तों फाइनली कल आधी रात को ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है। कई सारी मिसाइलों और ड्रोन्स वगैरह से इजराइल के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। जब मैंने लास्ट टाइम खबर पढ़ी थी उस समय तक बताया ये जा रहा था कि कुल 200 मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया जा चुका है। बैकग्राउंड वैसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दो शब्दों में आप जान लीजिए कि कुछ ही दिन पहले सीरिया की राजधानी डिमास्कस में जो वाणिज्य दूतावास था ईरान का, उसके ऊपर इजराइल द्वारा अटैक किया जाता है। यहाँ पर मौजूद कुछ ईरानी कमांडर मारे जाते हैं। इनको असासिनेट करना ही इजराइल का मकसद भी था। अब उसके बाद ईरान के द्वारा बदला लेने के लिए निश्चय किया गया, लेकिन बीच में जो फेस्टिवल वगैरह पड़ रहे थे ईद के, इसी वजह से जो रिटेलिएशन था ईरान की तरफ से, उसे कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया और इस बीच सभी पक्षों द्वारा तैयारियां भी कर ली गई। अब इसके बाद कल 3 घटनाएं घटित होती है। एक तो घटना ये थी कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह द्वारा कुछ मिसाइलों से अटैक किया गया इजराइल के ऊपर, क्योंकि हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन जो है वो ईरान का ही प्रॉक्सी है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक शिप था जो कि इजराइल का शिप था और भारत आ रहा था, इसे बंधक बना लिया गया। बंधक बनाकर फिर युद्ध शुरू करना इनकी टैक्टिक रही है शुरुआत से। अब इसमें बताया ये जा रहा है कि कुल 25 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें 17 भारतीय थे। अब इन्हें छुड़ाने के लिए भारत और ईरान के बीच में लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ इजराइल और ईरान का जो डायरेक्टली युद्ध शुरू हो चुका है, इस बीच लगभग 22,000 भारतीय इजराइल में फंसे हुए हैं। तो इनको लेकर भी एक संशय बना हुआ है कि उनकी सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित की जाएगी। डेफिनेटली अगर युद्ध और बड़े स्तर तक जाता है और लंबे समय तक चलता है तो भारत को रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने पड़ेंगे। और ये जो 17 बंधक उस जहाज के साथ ईरान में है इस समय, जिसे ईरान की रेवोल्यूशनरी फोर्स द्वारा बंधक बनाया गया है जहाज के साथ, उनको लेकर अलग से बातचीत चल रही है। इसी बीच बताया जा रहा है कि शुरुआत में ईरान की तरफ से ड्रोन से अटैक किया गया, क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इजराइल के खिलाफ लॉन्च कर दी। हम सभी जानते हैं कि ईरान के पास बाकी किसी तरह की कोई वेपन्स ज्यादा मौजूद नहीं है। उसकी मेन जो ताकत है वो मिसाइलों में मौजूद है, और मिसाइलें भी कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि बताया ये जा रहा है कि उसके पास लाखों की संख्या में मिसाइलें मौजूद हो सकती है, क्योंकि ईरान का जो प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह, उसके पास ही बताया जाता है कि 1 लाख की संख्या में मिसाइलें मौजूद है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये सारी मिसाइलें अगर लॉन्च कर दी जाती है तो इजराइल का बचना असंभव हो जाएगा। अमेरिका भी कितनी ताकत लगा दे, बचा नहीं पाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो सकता है, क्योंकि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। अब हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अरब सागर में अमेरिका मौजूद है, अपने वॉरशिप वगैरह उसने पहले ही डिप्लॉय कर दिए हैं, और बताया जा रहा है कि जो मिसाइलें इजराइल के ऊपर अटैक की गई उनको बीच में रोकने का काम भी अमेरिका की फोर्सेस द्वारा किया गया। लेकिन इसी बीच 2 चीजों को लेकर संशय है। एक तो अजरबैजान को लेकर और दूसरा है ईएमपी को लेकर, यानी ई बॉम्ब को लेकर। आज से सप्ताह भर पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर ईरान इजराइल के ऊपर किसी तरह का अटैक प्लान करता है तो इस अटैक को करने से पहले ही इजराइल द्वारा ई बॉम्ब का इस्तेमाल करके ईरान को पाषाण युग में पहुंचा दिया जाएगा। इस बॉम्ब को लेकर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था। ये किसी इंसान, किसी जानवर या फिर किसी भी इमारत वगैरह के लिए खतरा नहीं है, लेकिन जिस एरिया में ये ब्लास्ट करता है और जो इसकी रेंज में आता है, उतने पूरे इलाके में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह हैं, इन सभी को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद कोई भी चीज प्रॉपर काम नहीं कर पाती है। ना आपके व्हीकल्स चल पाएंगे, ना आपका इंटरनेट चल पाएगा, ना सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ना आपके रडार सिस्टम, ना फाइटर जेट, ना मिसाइल वगैरह, किसी भी तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज उसके बाद काम नहीं करेगी। तो ऐसी परिस्थिति में इजराइल के ऊपर ईरान अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर संभवतः आने वाले कुछ समय में ऐसी खबरें सुनने के लिए मिल सकती है। अभी बता दूं कि ये केवल स्पेकुलेशन है, कोई पुख्ता खबर इसको लेकर निकल कर नहीं आई है, लेकिन इजराइल अपने बचाव के लिए ये कदम जरूर उठा सकता है कि ई बॉम्ब का इस्तेमाल ईरान के अंदर कर दिया जाए, जिसके बाद ईरान सक्षम ही ना हो पाए कि वो इजराइल के ऊपर किसी तरह का अटैक करे। अब बात कर लीजिए अजरबैजान की। अजरबैजान और इजराइल के बीच की दोस्ती हम सभी जानते हैं कि कितनी गहरी है। कितना भी कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाए, अजरबैजान द्वारा तेल गैस की सप्लाई लगातार इजराइल को की जाती है। इजराइल भी अपने टॉप नॉच क्वालिटी वाले हथियार अजरबैजान को सप्लाई करता है। आर्मेनिया को हराने के पीछे सबसे बड़ा योगदान इन्हीं इजरायली वेपन्स का रहा है। तो वो एक्चुअली इसी दिन के लिए था। हम सभी जानते हैं कि इजराइल और ईरान की डायरेक्ट बाउंड्रीज नहीं मिलती है। अगर इजराइल को ईरान तक स्ट्राइक करने के लिए आना होगा
तो बहुत सारे देशों को बीच में से लांग कर फिर ईरान तक पहुंचना होगा। जबकि अगर बात की जाए अजरबैजान की, तो अजरबैजान डायरेक्टली ईरान के साथ बाउंड्री शेयर करता है और ऐसी परिस्थिति में इसराइल के लिए काफी आसान हो जाता है ईरान के अंदर घुसकर मनचाही जगह पर एयर स्ट्राइक करने के लिए। और कुछ समय पहले इस तरह की खबरें निकल कर आई थी कि अजरबैजान के अंदर कुछ एयरबेसेस वगैरह ऐसे हैं जहां का नियंत्रण इस समय इसराइल के पास है या इसराइल को उसका एक्सेस दे दिया गया है। तो काफी ज्यादा चीजें आसान हो जाती है इसराइल के लिए अजरबैजान की वजह से। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इस युद्ध के दौरान, क्योंकि इसराइल ईरान के बीच में कभी भी इस लेवल का डायरेक्टली युद्ध नहीं हुआ है, हमेशा प्रॉक्सीज के जरिए हुआ है। अगर ये युद्ध डायरेक्टली बढ़ता है और आर पार की स्थिति में पहुंचता है तो डेफिनेटली न्यूक्लियर वेपन से लेकर ईएमपी यानी ई बॉम्ब वगैरह और अजरबैजान, ये सारे पॉइंट्स आपस में काम करते हुए आप खुद लाइव देख पाएंगे।